खोखले दावे को अगर सबसे पहले लाल किले ने महसूस किया था पैन इंडिया लेवल पे, तो वह था 47 के पूर्व अंग्रेजी ब्रिटिश शासन काल में। भारत में ज़्यादातर लोग बाहर से ही आए हैं, कुछ कई हजार वर्ष पहले तो कुछ करीब 500-600 वर्ष पहले, पर यहाँ की मिट्टी ने सभी को अपना लिया। लोग यहीं कमाए, यहीं पले बड़े और यहीं पे अपना सब कुछ कुर्बान किया, खर्च किया और गवा दिया। पर सिवाय अंग्रेज के, अंग्रेज इस मुल्क को अपना नहीं बना पाए और यहाँ की मिट्टी में नहीं समा पाए। तो इसलिए उन्होंने ये जो स्लोगन है गुड गवर्नेंस और मजबूत राज्य, जो ज़्यादातर खोखला ही था, इसमें छद्म राष्ट्रवाद का तड़का नहीं जोड़ पाए, जैसा कि हिटलर के नाजीवाद में था, या आज हम चाइना को देख सकते हैं, जहां ये तीनों चीज़ें एक कल्चरल रेवोल्यूशन कॉकटेल मिक्स की तरह फैल गई हैं और कुछ लोगों के स्वार्थों को एक संपूर्ण एक बड़ी पार्टी की चादर ओढ़ा दिया गया है। वो चादर इतनी बड़ी हो गई है कि वहाँ देश के नागरिक और देश केंद्र में नहीं है, बल्कि वह सबसे बड़ी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वही केंद्र में हर समय रहती है। खैर, अंग्रेज़ों ने जो किया सो किया, इसका इकोनॉमिक क्रिटिक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तैयार किया। सर्वप्रथम ग्रैंड ओल्ड मैन जो हमारे थे दादा भाई नेहरू साहब ने, और उसके आगे और भी विद्वानों ने। और ये आंदोलन जो लंबा आंदोलन स्वतंत्रता का चला, इसने स्टेप बाय स्टेप इस पूरे खोखले दावे को ढहा दिया, जिसकी फाइनल जो एंडिंग हुई वो आज़ादी के साथ हुई और लाल किला गवाह बना जनता की सरकार का, जनता के लिए पहली सरकार जो भारत की बनी आज़ादी के बाद। उसके बाद जो ये बैलेंस गुड गवर्नेंस का था, वो सरकार के तरफ फिर शिफ्ट होता हमें ज़्यादा दिखा इमरजेंसी के दौर में। लेकिन उस दौर में भी छद्म राष्ट्रवाद और मजबूत राज्य हमको न कहीं से भी प्रतीत नहीं होता। अगर हम पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश में जो बदलाव इंदिरा गांधी जी के समय में हम देखते हैं, या स्वयं उन्होंने जिस स्तर पे पंजाब में मिलिटेंसी को कवर, मतलब उसको कैप्चर किया, उससे फाइट की। अब आते हैं 2014 के बाद। 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट बनी, उसका मुख्य जो स्लोगन था वो था गुड गवर्नेंस और राष्ट्रवाद। गुड गवर्नेंस जो पीपल सेंट्रिक था और जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, और एक तरह से इन सभी के अंदर, इसको राष्ट्रवाद के अंदर इन सभी चीज़ों को अच्छे राष्ट्र के लिए, मजबूत राष्ट्र के लिए, मजबूत हमारे विज़न के लिए इसको प्रचार प्रसार इसको किया गया। और विपक्षी दल इसको इवेंट मैनेजमेंट या चाहे जो भी कहे। लेकिन धीरे धीरे जब देखते हैं कि जब नोटबंदी हुई और उसके बाद जीएसटी, उसके बाद किसान बिल, सीएए या इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इन सभी मुद्दों पे जब डिस्कशन बहुत ही कम हो गए, चाहे संसद में या संसद के बाहर सिविल सोसाइटी से, और ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग पीएमओ के हाथ में ही चली गई और तत्काल डिसीजन मेकिंग जब होने लगी, तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस जो था, गुड गवर्नेंस, वह पीपल सेंट्रिक से हट के अब ये हो गया कि फिर से सरकार सेंट्रिक ज़्यादा दिख गया। और ये मान लिया गया कि सरकार जो भी फैसला कर रही है वह देश और जनता के हित में ही कर रही है, और इसको जनता को पूरी तरह से विश्वास इसको करना चाहिए। और इस पर कोई भी लोग अगर क्वेश्चन करते हैं तो वो एक तरह से गलत होते हैं, एक तरह से वो देश के विरुद्ध जा रहे हैं। इस तरह का पूरा माहौल जो भी है, प्रायोजित मीडिया इत्यादि दूसरे
जो भी व्हाट्सएप इत्यादि से बनाया गया। खैर चलिए, यहाँ तक जो भी था वो था। हर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जब हम और नज़दीक से जाते हैं तो जब डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट की सरकार सेंट्रिक भी ना होकर, सरकार चलिए मान लेते हैं पक्ष विपक्ष सबका पूरे देश की होती है, वो जो भी फैसला लेती है उसमें कुछ विजडम होता है, लेकिन जब ये सब फैसले एक पर्टिकुलर पार्टी, खासकर सत्तासीन पार्टी के ही पक्ष में ही जब दिखने लगते हैं, जैसे गुजरात और हिमाचल का इलेक्शन का एक साथ ना हो पाना, और वो सरकार मूक दर्शक बनी रही जो हमेशा कहती थी कि एक देश एक विधान और सारे इलेक्शंस एक साथ एक समय पे होने चाहिए, तो ये थोड़ा ताज्जुब होता है। और इसी तरह आचार संहिता के विषय में भी कई प्रश्न उठते हैं जब सत्ताधारी दलों को विपक्ष आरोप लगाता है कि उनको छूट मिलती है और विपक्ष पे ही सारी चिट्ठियाँ और सारे आरोप लगते हैं। खैर चलिए, वो स्टेज भी छोड़ते हैं, लेकिन जब 24 घंटे के अंदर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और वो जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने समीक्षा के लिए आ जाता है, उस पर तल्ख टिप्पणियाँ आती हैं, तो एक मतलब असहजता फील होती है। क्या अपने लोगों को ही बैठाने के लिए और अपनी राजनीति को साधने के लिए ही पूरी पूरी गवर्नेंस और सरकार चल रही है, जैसे कि पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब ने अपने वीडियो में इस बार इसकी ओर उल्लेख किया। और अभी कोविड के मामले में जब स्वास्थ्य मंत्री जी ने भारत देश को, राज्यों को दिशा निर्देश या एडवाइजरी देने के पूर्व ही मुख्य विपक्षी दल की भारत जोड़ो यात्रा, उसके नायक राहुल गांधी जी को ही पत्र लिख बैठे इस संबंध में कि अगर प्रोटोकॉल्स कायदे से फॉलो ना हो पाए तो देश हित में यात्रा को रोक दिया जाए, इस तरह की चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये पूरा आभास कराती कि पूरा पूरा गवर्नेंस जो छोटा छोटा पॉलिटिकल माइलेज सत्तासीन दल लेना चाहता है इस गवर्नेंस के सहारे, वो वहाँ केंद्रित हो गया है और देश और नागरिक उसके केंद्र से हट गए हैं। सरकार भी यहाँ तक उसके केंद्र से हट गई। अब पूरी की पूरी जो गवर्नेंस है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के छोटे छोटे हितों को साधने में कहीं वह तो नहीं हो जा रही, ऐसा कुछ प्रतीत होना दिखता है। और शायद इसको आज लाल किले ने भी थोड़ा थोड़ा प्रतीत कर लिया, अगर पूरी तरह से ये नैरेटिव सही नहीं है। तो जब प्रतीत कर ही लिया तो कुछ वैसी परिस्थितियां भी आज देखने को मिल गई। आज़ादी के पूर्व जो देश का इतना बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन था, तो आज़ादी के बाद आज देश की एक जो बहुत बड़ी, एक मैं तो कहूँगा सबसे बड़ा आंदोलन आज लाल किला के सामने पहुँच ही गया। और जब राहुल गांधी जी ने जब ये बातें कही, चाहे रोजगार के संबंध में या जो भी कहा कि हमारे ध्यान भटकाने के लिए हर समय मीडिया पे टकराव की बात होती है, हिंदू मुस्लिम पे ही पूरा डिबेट काबिज रहता है और जनता की जेब एक तरफ काटी जा रही होती है और दूसरी तरफ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा होता है। उन्होंने कहा कि चंद लोग ही, सब लोग रोजगार नहीं दे सकते और चंद लोग ही, इन्होंने चाइना का भी, राष्ट्रवाद का भी जिक्र किया कि चाइना से हमारी मुख्य लड़ाई आर्थिक है और कुछ लोग इस हम के जरिए हम चाइना से नहीं लड़ सकते, इसके लड़ेंगे तो किसान, युवा और जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं जो लाखों की तादाद में हैं, जो छोटे छोटे 100, 200, 1000, 500 जो भी रोज़गार देते हैं, तो एक बड़ी चीज़ बनाती है। और जो मेड इन चाइना हर जगह दिखता है वो मेड इन इंडिया होना चाहिए, और उन्होंने इसके लिए बात रखी। तो आज लाल किले ने फिर इस बात को, इस बदलाव के, इस चेंज को आज वो फिर से उसने गवाह बना। वो यह भी गवाह बना कि जैसे आज़ादी के पूर्व कांग्रेस एक पार्टी कम एक मूवमेंट अधिक थी, जहां ऑल सेट्स ऑफ ओपिनियन लेफ्ट टू राइट सब उसमें दिखते थे, वैसे आज कांग्रेस एक मूवमेंट की तरह दिख रही है। ऐसा राहुल गांधी जी ने एक दूसरी सभा में जिक्र भी किया। और गजब तो तब हो गया जब हम हिंदी वासियों को, हिंद के वासियों को, जब दूर छोर से उन्होंने तमिल भाषा में कमल हसन जी को बोलने के लिए, हम लोगों को बोलने के लिए, संबोधन के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं
अभी कल ही सत्य हिंदी में जब हरजिंदर जी बोल रहे थे कि कांग्रेस का फिर से उस तरह मूवमेंट के रूप में आना थोड़ा कठिन बात होगी, लेकिन मैं आज उनसे थोड़ा सा असहमति व्यक्त करता हूँ। कहीं ना कहीं राहुल गांधी समय से आगे चल रहे हैं और उन्होंने एक रीजनल पार्टी और एक रीजनल लैंग्वेज को देश के मुख्य स्टेज प्रोवाइड किया। इसी संदर्भ में हाथों हाथ मैं बात करना चाहता हूँ महाराष्ट्र की, जहाँ उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र से आगे आके भारत जोड़ो यात्रा का पूरी तरह से इसको सपोर्ट किया। वहीं बिहार का दूसरा पक्ष जो सामाजिक न्याय और जस्टिस की बात करता है, उस पक्ष ने, जो लेफ्ट पक्ष है, नीतीश कुमार जी ने भी इस यात्रा का भरपूर समर्थन दिया। तो जहां राइट की बात करें अपने सिद्धांतों के लिए, जो उद्धव ठाकरे जो अपने हिंदुत्व के लिए इंक्लूसिव हिंदुत्व की डिफिनीशन जो वो दे रहे हैं और जिसमें वो दूसरी कम्युनिटीज़ और दूसरे लोगों को भी शामिल कर रहे हैं, जैसे अभी उन मुस्लिमों को भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे अब दिख रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर शिवसेना मूवमेंट पे, न्यू शिवसेना मूवमेंट की तरफ भी मुझको दिखता है। और दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे भी इतिहास से कुछ मिलते जुलते, उसमें एक महापुरुष की कुछ मुझे वो दिख रही है, जैसे महामना बाल गंगाधर तिलक जी की, जो जिन्होंने रिलीजियस फेस्टिवल्स का स्वतंत्रता सेना के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अच्छा, गणेश जी का जो फेस्टिवल है और दूसरे भी जो मेले हैं उनका बहुत ही अच्छा मतलब यूज किया। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी उस राह पे मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। सावरकर से कहीं अधिक वो मुझे बाल गंगाधर तिलक के रूप में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और उन्हीं के पास ये जिगरा है इतना बड़ा बदलाव करने की। और दूसरी तरफ लेफ्ट में जो नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से बाद अब सीधा सीधा तेजस्वी यादव कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जो नया गठबंधन बनाया है, तो फिर से जो राहुल गांधी जी ने जो बात भारत जोड़ो यात्रा कही कि हर की बात होनी चाहिए, हर लोगों की बात होनी चाहिए, हर मजहब की बात होनी चाहिए, हर जात की बात होनी चाहिए, आदिवासियों की बात होनी चाहिए, दलितों की बात होनी चाहिए, तो उधर भी अब पूरी पूरी यात्रा जो है वह अब एक मूवमेंट की तरह दिख रही है। कांग्रेस भी अब रीजनल एक्सपीरेशंस को अब उनकी चीज़ों को समझ रही है, और रीजनल जो नेता हैं, रीजनल जो व्यक्ति हैं, वो नेशनल स्टेज पे अब आ रहे हैं। जैसा कि कल अरुण त्रिपाठी जी ने अपनी जो विजन था वो व्यक्त किया था। पर जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात कि भारत जोड़ो यात्रा में एक बहुत बड़ा रोल जन आंदोलनों ने, सिविल सोसाइटी ने भी अपनाया है, जो कांग्रेस से पूर्व ही, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जी ने बताया कि वो कांग्रेस से पहले उसके टारगेट, सत्तासीन दल के टारगेट पे ये लोग कहीं अधिक दिखे। तो जैसे गांधीयन मास मूवमेंट के समय होता था कि जब वो स्थगन या जब वो नहीं चल रहा होता था, तो उसके आदर्शों को घर घर गांव गांव लोग, जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, कार्यकर्ता थे उस समय, वो कंस्ट्रक्टिव वर्क के जरिए उसके मिशन को गांव गांव पहुंचाते थे। तो अब सिविल सोसाइटी और जन आंदोलनों को, भारत जोड़ो यात्रा के वृहद मूल्यों को, इसी तरह जब यात्रा जब अब शांत हो गई या कुछ दिन बाद जब पूरी हो जाएगी, तो इसके मूल्यों को हर जगह पूरे देश में अपने मंचों से प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, और असली में मेन वर्क वहीं से चालू होगा। अंत में कांग्रेस अपनी पार्टियों को तो याद करती है, महात्मा गांधी जी को हम हमेशा याद करते हैं, नेहरू और इंदिरा गांधी तो स्वयं कांग्रेस के ही हैं, लेकिन जिस तरह का जो नफरती व्यवहार चल रहा है, माहौल है, जो भी चीज़ें हैं, टकराव की राजनीति है और जो भी अंधभक्ति है, वो सब साइंटिफिक चीज़ें नहीं है। अगर वास्तव में अगर जो रियल लड़ाई जो आने वाले समय में हमारी होने वाली, खासकर आर्थिक मच में इंडिया और चाइना से, उसके लिए देश को इस सबसे ऊपर उठकर वैज्ञानिक तरीके से चलना पड़ेगा, देश को एक साथ लेकर चलते हुए। तो अटल जी के ही शब्दों में, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।
थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।